दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शोध अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कथन एक है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा कथन है कि अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहले कथन पे अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो पहला कथन सही नहीं है, यानी असत्य है, क्योंकि अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुसंधान में लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सहायक होता है, क्योंकि आईसीटी जो है सूचना स्रोतों की पहचान करने, सूचनाओं का गंभीर रूप में विश्लेषण करने और सूचना का उपयोग करने में सहायता करता है। तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। कथन एक असत्य है, लेकिन कथन दो आपका सत्य है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है? ऑप्शन है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा अवबोध स्तर, ऑप्शन बी। आप देख लीजिए दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षण के 4 स्तर होते हैं। शिक्षण का स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। और आप जान लीजिए कि अवबोध स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है और किसी चीज के अवबोध का अर्थ जो होता है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विचार को समझकर उसको ग्रहण करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। शिक्षण के संबंधों के दृष्टिपात स्तर को उद्देश्य के रूप में हम अवबोध स्तर पर देखते हैं कि प्रोन्नत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें विभिन्न व्यक्तित्व और उनसे संबंधित जो पद धारण किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। परमेश्वरन अय्यर, तो आप जान लीजिए परमेश्वरन अय्यर दोस्तों नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी नीति आयोग के सीईओ हैं। सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, एस अब्दुल नज़ीर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। देखते हैं ऑप्शन, देखिए 2 1 4 3, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी ने किसको स्थानांतरित किया है? बैंक बोर्ड ब्यूरो को, नीति आयोग को, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बैंक बोर्ड ब्यूरो को। आप जान लीजिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था उसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी की स्थापना को मंजूरी दी है। एफएसआईबी जो है जिन पदों संस्थानों में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने हेतु एकल संस्थान है, उनमें पूर्णकालिक निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यकारी अध्यक्ष, इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित गैर जीवन बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है पर्यावरण किससे बनता है? देखिए, जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी से।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। और अगर जो हम पर्यावरण की परिभाषा करें तो दोस्तों पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि होती है और इसमें जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। और आप जान लीजिए कि इसमें जीवीय घटक, अजीवीय घटक यानी भौतिक घटक, भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्लाइमेट चेंज पर भारत की फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान कब प्रकाशित हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 2008 में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सुमेलन से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 और कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 को जो है सहमति दी गई, सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 यानी 1992 का जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, उसमें +5 यानी 1997 में हुआ था। और कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं है। और आप जान लीजिए कार्बन व्यापार जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इसमें कथन है कि एल्यूमिनियम हरी धातु है और कारण है कि यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों ए सही है, लेकिन आर गलत है। दोस्तों आप जान सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। और एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य होता है। एल्यूमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण ये पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है। तो इसमें ए जो है सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित ये प्रश्न है आपके लिए। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। देखिए सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और कृषि विकास। तो सही उत्तर है दोस्तों वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिक विकास है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है वर्तमान में और इसमें वनों को काटकर नए नगरों की स्थापना की जा रही है, लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है और खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि और उद्योगों के लिए किया जा रहा है। तो वन ह्रास का प्रमुख कारण इसमें चारों विकल्पों में से सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है आपको बताना है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? धौलावीरा, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला नगर, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिन और रात जिस कारण होते हैं वो कारण कौन सा है? भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या चंद्रमा का परिक्रमण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भू परिभ्रमण। दोस्तों आप जान लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करती है, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इस एक्सिस, ये भू परिभ्रमण कहलाता है और भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तुरामडीह एक स्थल जगह का नाम है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? ऑप्शन है कायनाइट, एस्बेस्टस, अबरख या फिर यूरेनियम। तो सही उत्तर क्या है?
तो रामडीह दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जनपद झारखंड में स्थित है और यहाँ से यूरेनियम यानी यूरेनियम एक जो है प्रमुख परमाणविक खनिज है, आणविक खनिज है। यूरेनियम खनिज का खनन यहाँ से किया जाता है और ये जादूगुड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पर खनन कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बुल में कुल कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? देखिए 2, 3, 1 या 4 आपको बताना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो उत्तर है 3 प्रकार के न्याय की। और ये न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति? तो सही उत्तर है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत दोस्तों आप जान लीजिए संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हताओं का उल्लेख है। और इसके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता, निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति यानी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लेकिन सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए रबर थाईलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। रबर जो है थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील। तो इसमें दोस्तों शीर्ष कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है, न कि मंगोलिया। तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा, कहवा उत्पादन में मंगोलिया नहीं बल्कि जो है ब्राज़ील है महत्वपूर्ण उत्पादक देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन और किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो आप जानते हैं दोस्तों वर्ष 2019 में पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ये सौर ऊर्जा की स्थापना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को कम करना था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद किस प्रकार के संस्थान होंगे? विश्वविद्यालय के समरूप संस्थाएं, शिक्षण विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय को संबद्ध करना, शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। तो इसमें से कौन कौन से संस्थान होंगे आप जान लीजिए। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से आप जान लीजिए कि इसमें शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, इसके अलावा शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले
कॉलेज होंगे। तो ये 3 यानी बी डी ई ऑप्शन देखते हैं, केवल बी-डी-ई ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नई शिक्षा नीति भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खंडित प्रकृति की जगह लेगी और ये शिक्षण संस्थाओं में भी बदलाव की वकालत करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर या स्वायत्त विकास स्तर? तो सही उत्तर है विमर्शी चिंतन स्तर, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अभियोग्यता से संबंधित है। और दोस्तों विमर्शी चिंतन स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में जाना जाता है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कालीकट, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो सही उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना नवंबर 1956 में, याद रखिएगा, नवंबर 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली। अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधित है। देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? देखिए, 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट या 128 बिट तक? तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 8 बिट होती है और सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो है 64 बिट या 8 बाइट होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज 64 बिट तक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर आधारित है। ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो सही उत्तर है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में आप जान लीजिए कि ALU का पूरा रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और ये कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाओं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक होने से करने से होता है, एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं होता है, माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर है एक विशेष मेन्यू। और आप जान लीजिए दोस्तों, माउस में 2 बटन होते हैं, एक बाएं और दूसरा दाएं। माउस में दी गई दाएं बटन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जब माउस का दाएं बटन पर क्लिक किया जाता है तो एक विशेष मेन्यू खुलता है जिसमें व्यू, सॉर्ट बाई, रिफ्रेश, पेस्ट, न्यू, पर्सनलाइज जैसे विकल्प दिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी भाषा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है आपको बताना है। कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल या लोटस? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है लोटस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन, और पास्कल भी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। लोटस इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? तो देखिए 2, 5, 3 या 4? तो सही उत्तर है दोस्तों 3। और आप देख सकते हैं कि एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है, स्टेटस लाइन, हेडर और बॉडी ऑप्शनल। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर से है दोस्तों। देखिए, हाल में अप्रैल 2022 के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नीति आयोग या विश्व बैंक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया।
और इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान में गुजरात, केरल और पंजाब हैं। बड़े राज्यों में अंतिम 3 स्थान पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड हैं। छोटे राज्यों में शीर्ष राज्य गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय हैं। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण कंपनी वाणिका नाम से स्थापित की गई है। कहाँ पे? मैसूर में, इंदौर में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? तो सही उत्तर है मैसूर, कर्नाटक में। आप देख लीजिए दोस्तों, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण कंपनी वाणिका, ये मैसूर, कर्नाटक में स्थापित की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम दिया गया है? देखिए, मेगासस, मेगामाशर, सेगामासर या पेगासस? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, अंतरिक्ष में खोजी गई शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का नाम मेगामासर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, इसकी खोज दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई। ये अपनी तरह का पहला हाइड्रोक्सिल मेगामासर है और शोधकर्ताओं ने इस लेजर का एक अन्य नाम नाकालाकथा दिया है और ये माइक्रोवेव प्रकाश से बना अत्यधिक शक्तिशाली लेजर है। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई जो कि 1857 है, किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? तो उत्तर है भगत सिंह ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। भगत सिंह बहुत बाद के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है नेता थे। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? देखिए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी या फिर जयप्रकाश नारायण? तो सही उत्तर है दोस्तों, चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है जिनका हाल में निधन हो गया? विजयेंद्र कुमार, राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री या फिर संजय त्रिपाठी? तो सही उत्तर है विजयेंद्र कुमार। दोस्तों, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र कुमार का हाल में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे दोस्तों। और विजयेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।